सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में विस्तार से बता दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पर ऐतिहासिक काल को यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है, जिसमें हम यहाँ पर काल विभाजन हमने देख लिया है, तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक जो काल है तो उसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। देखो 3 काल तो वैसे हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। एक प्राचीन काल हो गया, एक मध्यकाल हो गया और एक आधुनिक काल हो गया। तो प्राचीन काल में कुलिंद राजवंश से लेकर कार्तिकेयपुर राजवंश तक हम जानेंगे। मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश, परमार राजाओं और चंद राजवंश के बारे में हम जानेंगे। और आधुनिक काल में गोरखा शासन, अंग्रेज शासन और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो जो ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पे उत्तराखंड के रिगार्डिंग मिलने वाली है और आप लोग यहाँ पर अच्छे से अपने नोट्स भी बनाते चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कुलिंद राजवंश के बारे में। तो देखो 3री और 4थी शताब्दी ईस्वी तक, तो 3री 4थी शताब्दी ईस्वी तक उत्तराखंड में किसका शासन था? कुलिंद राजवंश का। तो इनका जो शासन काल शुरू होता है 266 ईसा पूर्व से। तो 266 ईसा पूर्व से लेके 3री 4थी शताब्दी ईस्वी तक किनका शासन रहता है उत्तराखंड में? कुलिंद राजवंश का। 266 ईसा पूर्व से लेके 3री और 4थी शताब्दी ईस्वी तक कुलिंद राजवंश का शासन रहता है उत्तराखंड में। अब जो इसकी जानकारी मिलती है, तो अशोक का जो शिलालेख मिला था, कालसी वाला जो शिलालेख जो कि देहरादून में मिला था, तो इससे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश शासन किया करता था। अब जो ये क्षेत्र था, कालसी शिलालेख में हमें पता चलता है जिस क्षेत्र में ये क्या करते थे, शासन करते थे, तो इस प्रांत को यहाँ पर क्या कहा गया? अपरांत। और यहाँ पर जो यहाँ के लोग थे उनको पुलिंद कहा गया। तो इसको अपरांत करना मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी हिंदी में। तो जो ये क्षेत्र था जहाँ पर कुलिंद राजवंश शासन करा था, उसको अपरांत कहते हैं। और यहाँ के जो लोग थे इनको क्या कहा गया? पुलिंद उनको कहा गया। अब देखो अशोक का जो 257 ईसा पूर्व वाला स्थापित हुआ था कालसी शिलालेख, उसमें जानकारी मिलती है। अब जो अशोक का 257 ईसा पूर्व वाला जो कालसी शिलालेख है, ये देहरादून से मिला है। इसमें प्राकृत भाषा में लिखा गया है और जो लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अब देखो कुलिंद राजवंश जो था, कुलिंद राजवंश की जो राजधानी थी कालकूट थी। वर्तमान में क्या है? कालसी इसको कहते थे, वर्तमान में इसको कालसी कहते हैं। तो कालकूट को वर्तमान में क्या कहते हैं? कालसी कहते हैं। तो कुलिंद राजवंश की क्या थी? राजधानी थी कालकूट। अब कुलिंद राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था उसका नाम था अमोघभूति। तो अमोघभूति कुलिंद राजवंश का क्या था? सबसे शक्तिशाली राजा था। अमोघ जो भूति यहाँ पर है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो अमोघभूति की जो मुद्राएं मिली हैं, तो पश्चिम में व्यास से लेके अलकनंदा तथा दक्षिण में सुमित से लेके बेहद तक यहाँ पर इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। और इसकी जो मुद्राएं मिली है, जिसमें देवी और मृग का अंकन देखने को मिला है, और इसकी मुद्राओं में राजा कुलिंदस्य अमोघभूतिस महाराजस्य लिखा हुआ था, जो उन्हें एक शक्तिशाली शासक सिद्ध करता है। तो इसकी मुद्राओं में ये लिखा था। उसके बाद अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। तो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें यूनानी लेखक टॉलमी ने कुलिंदों को कुलिंदाई कहा है। तो यूनानी जो लेखक हुए टॉलमी, तो इन्होंने कुलिंदों को कुलिंदाई कहा है। अब देखो कुलिंदों का पतन किस प्रकार होता है? तो अमोघभूति के बाद कुलिंदों की जो शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। और कुलिंदों की जब शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तो जो कुलिंद राजवंश था, जो कि मैदानी इलाकों पर क्या करा था? शासन करा था। तो फिर शक क्या करते हैं? इनको मैदानी इलाकों से पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर फिर शकों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है मैदानी इलाके में। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कुलिंद वंश अभी भी शासन कर रहे हैं। कुलिंद वंश अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, ये पर्वतीय क्षेत्रों में अभी शासन कर रहे हैं। और मैदानी से शकों ने इनको क्या करा था? पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब देखो शक जो शासन है, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कुमाऊं में जो सूर्य मंदिर है और सूर्य मूर्तियाँ मिली हैं, तो ये कहाँ से मिली है? अल्मोड़ा का जो कटारमल सूर्य मंदिर है। तो इससे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में शकों ने भी शासन किया है। इससे हमें इसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ शक संवत का प्रचलन भी शकों ने ही शुरू किया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दे सकते हो। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कॉन्टेंट मिलता रहेगा। अब देखो कुलिंद राजवंश आते हैं, उसके बाद कुलिंद राजवंश को जो मैदानी इलाका है उसमें क्या करते हैं? शक क्या करते हैं? पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। फिर शकों को कुषाण राजवंश जो है ये समाप्त करता है। तो उत्तराखंड में जो इनका आगमन होता है, तो शकों को पराजित करके कुषाण राजवंश तराई क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। अब जो कुषाणकालीन यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वीरभद्र जो ऋषिकेश का पुराना नाम है, बोरध्वज जो कि कोटद्वार के पास स्थित है, और गोविशाण जो कि काशीपुर का पुराना नाम है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध इतिहासकार हुए कांति प्रसाद नौटियाल जी, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में गोविशाण को कुषाणों का क्या प्रमुख नगर बताया है। अब जो यहाँ पर कुषाण जो यहाँ पर राजवंश है, तो कुषाण जो यहाँ पर राजवंश में जो इनका प्रमुख शासक हुआ है कनिष्क हुआ है, जिसने पूरे भारत में शक संवत का प्रचलन किया था और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर भी था। तो कनिष्क क्या है? कुषाण वंश का सबसे क्या है? प्रमुख शासक था। अब देखो जब कुषाण
कुषाण वंश चला जाता है, यानी कि जब कुषाण वंश को समाप्त कर दो तो यौध्य राजवंश आता है। तो जो यौध्य राजवंश है तो ये समकालीन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो यौध्य राजवंश है ये कुषाणों का ही समकालीन है। अब जो यौध्य राजवंश है इसका जो क्षेत्र रहता है जौनसार बाबर जो कि देहरादून में, और कालू डांडा करना इसको, कालू डांडा जो कि पौड़ी गढ़वाल में। तो इस क्षेत्र में कौन कर रहे थे, यौध्य राजवंश क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो कुषाणों का इनको समकालीन माना जाता है। तो कुषाणों का समकालीन कौन है, यौध्य राजवंश है। और उसके बाद देखो जो यौध्य राजवंश है इसकी जो यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है, इसकी यहाँ पे कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है जिससे हमें यौध्य राजवंश की यहाँ पर शासन की यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो जौनसार बाबर जो कि देहरादून, और कालू डांडा जो कि पौड़ी गढ़वाल में, तो वहाँ पर यौध्य राजवंश क्या करते थे, शासन कर रहे थे। उसके बाद जो बाड़वाला यज्ञ वेदिका है जो कि कहाँ है, विकासनगर देहरादून में स्थित है। तो इस वेदी का जो निर्माण कराया था सीलवर्मन ने कराया था। अश्वमेध यज्ञ के दौरान इन्होंने सीलवर्मन ने बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। तो कुछ इतिहासकार है पुराने वाले तो सीलवर्मन को यौध्य शासक कहते हैं जिन्होंने कुषाणों की शक्ति को कुचलन में क्या करी थी, मदद करी थी। अब देखो फिर कीर्तपुर राजवंश आता है। तो तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी में कीर्तपुर राजवंश आता है। तो इसका जो शासनकाल है तीसरी और चौथी शताब्दी बताया जाता है। तो इसका जो अधिकार क्षेत्र था उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और रोहिलखंड का जो उत्तरी भाग था, तो रोहिलखंड का उत्तरी भाग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कीर्तपुर राज्य तीसरी और चौथी शताब्दी में क्या करता, शासन करा था। तो कुछ इतिहासकार जो मानते हैं कुनिंदों ने ही क्या करा था, कीर्तपुर राज्य की स्थापना की थी। और जब वे शकों और कुषाणों के आक्रमण के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्रित हो गए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो कुनिंद जो राजवंश है ये पूरी तरह से देखो मैदानी इलाके से पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त हो गए थे जब शकों ने इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो फिर कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि कीर्तपुर राज्य की जो स्थापना करी थी कुनिंदों ने ही करी थी। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जो जानकारी का यहाँ पे स्रोत है तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की है। तो यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति में कीर्तपुर राज्य का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक क्या था, अधीन राज्य, यानी कि गुप्तों के अंडर ये काम करता था। अब समुद्रगुप्त का जो शासनकाल रहा है 335 ईस्वी में रहा है। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना करी है तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन ने करी है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी, इसकी रचना करी थी जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। अब फिर देखो जो नाग राजवंश है वो आ जाता है 5वीं शताब्दी में। अब उत्तराखंड में नाग राजवंश का यहाँ पे आगमन जो होता है 5वीं शताब्दी में। नागों ने क्या करा था, कीर्तपुर राज्यों को समाप्त करके उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। अब देखो जो पहाड़ों में कुनिंद राजवंश था जिन्होंने कीर्तपुर राज्य बसाया था इतिहासकारों के अनुसार, तो वो फिर जब 5वीं शताब्दी में जब नाग आते तो ये क्या करते, कुनिंदों का पूरी तरह से समाप्त कर देते, यानी कि सफाया कर देते। पहले तो मैदानी से शकों ने करा था, और फिर जो कीर्तपुर राज्य था जो कि पर्वतीय इलाकों में जो बस रखे थे कुनिंद पहले के, तो वो उनको भी पूरी तरह से समाप्त कर देते नाग राजवंश। तो 5वीं शताब्दी में जो नाग राजवंश है वो कीर्तपुर राज्य को समाप्त करके उत्तराखंड में कुनिंदों को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, और 5वीं शताब्दी में नाग राजवंश यहाँ पर शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर 6वीं शताब्दी में मौखरी राजवंश आता है। तो मौखरी राजवंश कैसे आता है, तो 6वीं शताब्दी में कन्नौज के मौखरियों ने क्या करा था, नाग जो यहाँ पर निवास कर रहे थे 5वीं शताब्दी से लेके और 6वीं शताब्दी में क्या करा था, मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता को पूरी तरह से उत्तराखंड से हटा दिया था, यानी कि उनका जो अधिकार था वो हटा दिया था। उसके बाद फिर मौखरी राजवंश की शुरुआत होती है। अब जो स्थापना होती है तो कन्नौज में मौखरी वंश की जो स्थापना होती है हरिवर्मा ने करी थी। तो कन्नौज की मौखरी कहाँ के थे, कन्नौज के थे। तो कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना किसने करी थी, हरिवर्मा ने करी थी। अब जो मौखरी राजवंश का पतन होता है तो बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है हर्षचरित, तो उसमें हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण कर मौखरी शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी, जिससे भारत में मौखरी वंश का अंत हो गया था। तो देखो मौखरी जो राजवंश है इसका पहला शासक कौन था, हरिवर्मा था, और अंतिम शासक कौन था, ग्रहवर्मा। तो पहला हरिवर्मा और अंतिम ग्रहवर्मा था। तो जो बाणभट्ट है जो कि हर्षचरित यहाँ पर है, तो बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है हर्षचरित, तो इसमें हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि जो हर्षवर्धन रहता है कन्नौज पर आक्रमण करता है, फिर मौखरी जो शासक रहता है ग्रहवर्मा जो मौखरी राजवंश का अंतिम शासक रहता है तो इसकी हत्या कर देता है। फिर भारत में मौखरी वंश का पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर हर्षवर्धन का शासनकाल आ जाता है 647 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। तो उत्तराखंड में इसका आगमन जो होता है तो मौखरी वंश के पतन के बाद उत्तराखंड में हर्षवर्धन के अधीन आ गया था। अब इसकी जो जानकारी मिलती है तो बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित रचना है तो उसमें जानकारी मिलती है। अब हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री वेनसंग आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसंग कहाँ आया था, भारत आया था, और उसने उत्तराखंड की यात्रा करी थी। उसने अपनी पुस्तक में उत्तराखंड को पोली हिमोपोलो जो कि ब्रह्मपुर कहा जाता है वो कहा था, और हरिद्वार से 20 ली इसने इसका क्षेत्र फैला हुआ बताया था। फिर देखो उत्तराखंड में आता है कार्तिकेयपुर राजवंश। तो इसका जो शासनकाल बताया जाता है 700 ईस्वी से लेकर लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो यहाँ पर जो कार्तिकेयपुर राजवंश है तो हर्षवर्धन के बाद इनकी राजनीतिक यहाँ पर
जो शक्ति शुरू हुई थी। तो देखो हर्षवर्धन के बाद जो उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता थी उसके बाद बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय होता है और इसकी जो स्थापना का वर्ष है तो 700 ईस्वी में ऐसा बताया जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक जो राजवंश माना जाता है वो कार्तिकेयपुर राजवंश माना जाता है। अब इनकी जो राजधानी थी प्रथम 300 वर्षों के लिए जो इनकी कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी थी जोशीमठ में थी, जो कि वर्तमान चमोली में है। बाद में क्या करता है, कार्तिकेयपुर राजवंश का कोई एक राजा आता है जो राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित कर देता है। बैजनाथ जो कि वर्तमान में बागेश्वर के पास में है और यहाँ पर ये वैद्यनाथ कत्यूरी नामक स्थान पर ये राजधानी इनकी थी। अब जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसका संस्थापक वसंत देव को माना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो वसंत देव इसका वास्तविक संस्थापक था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बागेश्वर का जो लेख मिला है उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था वो कौन था, वसंत देव था। ये किसमें, बागेश्वर लेख में। अब जो वसंत देव था इसने एक उपाधि धारण की हुई थी, परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर। तो ये उपाधि किसने धारण करी थी, ये वसंत देव ने उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। तो इन्होंने योगदान क्या दिया, तो जो वसंत देव है कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक, तो इन्होंने बागेश्वर मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव दान में दिया था। तो बागेश्वर मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव दान में किसने दिया, तो ये दिया था वसंत देव ने। अब देखो जो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो काल माना जाता है तो इस काल को उत्तराखंड की वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है। कार्तिकेयपुर जो राजवंश है तो इनके जो कुल देवता थे भगवान कार्तिकेयपुर राजवंश के क्या थे, कुल देवता थे। और यहाँ पर उत्पत्ति पर मतभेद देखने को मिलता है इतिहासकारों के मध्य। तो लक्ष्मी दत्त जोशी जी क्या मानते हैं, कत्यूरी योद्धा थे। जो यहाँ पर मतभेद है तो लक्ष्मी दत्त जोशी जी का मानना है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है ये कत्यूरी योद्धा थे। और बजरंग पांडे जी मानते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश के राजा थे ये क्या थे, सूर्यवंशी थे। और यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश का जो यहाँ पर पहला परिवार था वो कौन सा था, वसंत देव वंश, यानी कि वसंत देव संस्थापक इनके माने जाते हैं और यही इनका पहला परिवार था। अब कार्तिकेयपुर राजवंश का जो दूसरा परिवार की जो जानकारी मिली है वो मिली है खरपड़देव वंश में। तो खरपड़देव जो वंश है तो इसकी जो स्थापना करी थी वो खरपड़देव ने करी थी। और इसकी जो जानकारी मिलती है ये भी हमें बागेश्वर लेख से पता चलता है कि कार्तिकेयपुर जो राजवंश है इसका जो दूसरा परिवार है तो ये कौन सा है, खरपड़देव वंश का है और संस्थापक खरपड़देव है। और ये जानकारी बागेश्वर लेख से हमें पता चली है। तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी बनता है कल्याण राज बनता है और जो खरपड़देव का अंतिम शासक रहता है वो त्रिभुवन राज रहता है। तो दूसरा परिवार कार्तिकेयपुर राजवंश का कौन है, तो दूसरा परिवार है कार्तिकेयपुर राजवंश का वो खरपड़देव है। इस संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो खरपड़देव संस्थापक है। और अंतिम जो इसका शासक था खरपड़देव वंश का वो त्रिभुवन राज था। उसके बाद तीसरा परिवार आता है कार्तिकेयपुर राजवंश में। तो तीसरा परिवार कौन आता है, निम्बर वंश का आता है। तो निम्बर वंश का क्या है, इसकी जो जानकारी मिलती है निम्बर वंश की, ये जोशीमठ में स्थित पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो मिला जो कि संस्कृत भाषा में था। तो जोशीमठ में स्थित पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो तीसरा परिवार है वो निम्बर वंश था। अब निम्बर वंश की जो यहाँ पर स्थापना करी थी यानी कि संस्थापक कौन था, तो निम्बर वंश की स्थापना करी थी निम्बरदेव ने, जिसे शत्रुहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो शत्रुहंता के नाम से किसको जाना जाता है, निम्बरदेव को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है। अब जो निम्बर वंश है तो इसका जो प्रमुख शासक है इष्ट देव गण को माना जाता है। तो इष्ट देव जो गण है तो इसने क्या करा था, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में पिराने का प्रयास किया था। वो कौन था, इष्टगण देव था। अब इसके बाद इसका पुत्र आता है ललित सूर्यदेव। तो ये क्या है, ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वरावतार बताया गया। किसको बताया गया, ललित सूर्यदेव को। उसके बाद इसका जो पुत्र होता है भूदेव। तो भूदेव क्या करता है, बैजनाथ मंदिर में जो कि बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में 1150 में स्थापित हुई है। तो बैजनाथ मंदिर के निर्माण में ये क्या करता है, सहयोग। तो कौन करता है, भूदेव, जो कि ललित सूर्यदेव का क्या था, पुत्र था। उसके बाद जो चौथा परिवार होता है कार्तिकेयपुर राजवंश का, तो चौथा परिवार होता है सलोणादित्य वंश। तो इसका जो संस्थापक रहता है इच्छड़देव सलोणादित्य वंश की स्थापना करता है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से। तो बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से जो जानकारी मिलती है वो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो चौथा परिवार था सलोणादित्य वंश, तो उसकी जानकारी मिलती है। सलोणादित्य वंश की जो स्थापना करी थी वो इच्छड़देव ने करी थी। और सलोणादित्य जो वंश है इसमें अन्य जो शासक हुए जिसमें नरसिंह देवता, पद्म देवता, सुमित्रा देवता, तो ये यहाँ पे कुछ शासक हुए हैं इसमें सलोणादित्य वंश में। उसके बाद शंकराचार्य जी का भी आगमन हुआ है। तो शंकराचार्य जी का जो आगमन हुआ है कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में ही हुआ है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में शंकराचार्य जी का जो आगमन हुआ है तो इन्होंने योगदान जो दिया है हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 4 मठों की इन्होंने स्थापना करी थी, उसमें से उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ जो कि बद्रिकाश्रम है, तो इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना करी थी बद्रिकाश्रम में। और अन्य जो इनके द्वारा मठों की स्थापना की गई थी ज्योतिर्मठ के अलावा श्रृंगेरी मठ था, द्वारका शारदा पीठ मठ था और पुरी गोवर्धन पीठ थी। तो यहाँ पर इन्होंने इन मठों की स्थापना करी थी, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ और द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। तो इन मठों की स्थापना करी थी शंकराचार्य ने।
उसके बाद देह त्याग करी थी इन्होंने 820 ईस्वी में, केदारनाथ में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो उसके बाद उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है तो यहाँ पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। तो इस अध्ययन सामग्री में हम लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है, कार्तिकेय राजवंश तक हम लोगों ने अच्छे से विस्तार से पढ़ लिया है। बाकी अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो कुनिंदो राजवंश से जो प्रश्न बन सकते हैं, तो उत्तराखंड में कुनिंदो का शासनकाल कब से कब तक था, कुनिंदो के शासन के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था, काशी शिलालेख में उत्तराखंड क्षेत्र और उसके लोगों को क्या कहा गया, कुनिंदो की राजधानी क्या थी, कुनिंदो का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, अमोघ बुद्ध की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, उनमें क्या अंकित है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहाँ से मिली है, टॉलमी ने कुनिंदो को क्या कहा है, और कुनिंदो के शासनकाल के पतन का क्या कारण था। तो इस प्रकार कुनिंद वंश से प्रश्न बन सकते हैं। शक राजवंश से जो प्रश्न बन सकते हैं, तो शकों ने कुनिंदो के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया और क्यों किया, उत्तराखंड में शक शासन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, शक संवत का प्रचलन किसने किया, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। कुषाण राजवंश से शकों को किसने पराजित किया और उत्तराखंड के किस क्षेत्र पर अधिकार किया, उत्तराखंड में कुषाणकालीन जो अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, काशीपुर में स्थित गोविषाण का कुषाणों से क्या संबंध है, किस प्रसिद्ध कुषाण शासक ने पूरे भारत में शक संवत का प्रचलन किया। तो इस प्रकार के प्रश्न ये बन सकते हैं। इसी प्रकार योद्धे से ये प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। और फिर जो कर्तपुर राजवंश हमने पढ़ा था, उससे इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। फिर कर्तकपुर राजवंश के बाद नाग राजवंश पढ़ा था हमने, जो 5वीं शताब्दी में आता है। उसके बाद मौखरी राजवंश आता है 6वीं शताब्दी में। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन ने गय वर्मा की जब हत्या कर दी थी, तो ये उत्तराखंड जो था ये हर्षवर्धन के अधीन आ चुका था। तो इनसे भी क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये भी यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद कार्तिकेय राजवंश 700 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। लगभग 300 वर्षों तक पहले इनका शासन रहता है और जो संस्थापक रहता है वसंतदेव रहता है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर से बन सकते हैं कार्तिकपुर राजवंश से। उसके बाद जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो परिवार थे, पहला परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार और चौथा परिवार, तो उसकी इन्फॉर्मेशन में भी मैंने आपको विस्तार से बता दी है। बाकी इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर से बन सकते हैं। तो आप लोगों को सारी ये जो प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन सब का जवाब आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद शंकराचार्य जी का जो आगमन हुआ है कार्तिकेयपुर राजवंश के वक्त हुआ है, 820 में इन्होंने अपनी देह त्याग कर दी थी। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन और ये प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं। तो बाकी ये विस्तार से मैंने आप लोगों को समझा दिया और अशोककालीन जो कालसी शिलालेख है उसमें हमें कुनिंदो के शासनकाल की जानकारी मिलती है। उत्तराखंड क्षेत्र को प्रांत या फिर यहाँ के लोगों को पुलिंद भी कहा गया है, किसमें, कालसी शिलालेख में। और कुनिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो अमोघ बोधि था। इसकी जो मुद्राएं थी इस पर देवी और मृग का अंकन था और उसकी जो मुद्रा थी उसमें राजा कुनिंद से, अमोघ बोधि से, महाराजा से ये अंकित था और उनकी शक्ति और ये धार्मिक आस्था को दर्शाती है। अब देखो उत्तराखंड में कुनिंदों को पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों से पूरी तरह से जो शक शासक आते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर से कुनिंदों को भगा देते हैं। और इसका जो हमें पता चलता है, जो सूर्य मंदिर है, विशेषकर अल्मोड़ा का जो कटारमल सूर्य मंदिर है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। फिर शक संवत का प्रचलन भी इन्होंने ही किया था। शकों को कुषाण हरा देते हैं, तो कुषाणों ने फिर आधिपत्य स्थापित कर दिया था। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार के पास है, कोविषाण, काशीपुर से हमें इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण है, तो शिववर्मन ने अश्वमेध यज्ञ करने की बात कराया था और यह योध्या राजवंश से संबंधित है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। फिर कर्तपुर राजवंश जो था, ऐसा माना जाता है जो कुनिंद राजवंश वाले थे, जो पर्वतीय क्षेत्र में अपना शासन कर रहे थे, तो उन्होंने ही कर्तपुर राजवंश यहाँ पर स्थापित किया था। और उसके बाद क्या करते, जो नागवंशी आते 5वीं शताब्दी में, वो कर्तपुर राज्य को भी पूरी तरह से समाप्त कर देते, जहाँ पर कुनिंद व्यास वास करते हैं। तो यहाँ पर से कुनिंदों का 5वीं शताब्दी में पूरी तरह से अंत हो जाता है। फिर नागों के बाद मौखरी आते हैं। मौखरी फिर क्या करते हैं, नागों को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। और फिर मौखरियों को हर्षवर्धन ग्रहवर्मा, जो मौखरियों का अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, उसको पूरी तरह यानी कि खत्म कर देता है, हत्या कर देता है उसकी। उसके बाद हर्षवर्धन के अंडर आ जाता है उत्तराखंड वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार फिर हर्षवर्धन के बाद फिर यहाँ पर कार्तिकेय राजवंश 700 ईस्वी में शुरू होता है। 300 वर्षों तक इनका शासनकाल रहता है। तो कार्तिकेय राजवंश में शंकराचार्य जी भी यहाँ पर आते हैं और एक मठ की स्थापना करते हैं और यहाँ पर फिर 820 ईस्वी में केदारनाथ में ये अपनी देह त्याग देते हैं। अब देखो उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है उससे किस प्रकार के यहाँ पर शब्दावली है। प्रागैतिहासिक काल आपको पता है, आदि ऐतिहासिक काल पता है, ऐतिहासिक काल भी पता है। कुनिंद राजवंश के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। उत्तराखंड का प्राचीन राजवंश है और इसका जो शासन था 200 ईसा पूर्व से लेकर 3री-4वीं शताब्दी तक रहा था। कालसी शिलालेख में मैंने आपको बता दिया, जो कि अशोककालीन था और देहरादून के कालसी में स्थित था। और पुलिंद, तो दो कालसी शिलालेख में उत्तराखंड के जो क्षेत्र के लोग रहते थे उनको पुलिंद कहते थे और उत्तराखंड का जो क्षेत्र था उसको अपरांत कहते थे। अमोघ बुद्धि कुनिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। शकों ने क्या करा था, शकों ने मैदानी से कुनिंदों को पूरी तरह से भगा दिया था। फिर कटारमल जो सूर्य मंदिर है, जो कि अल्मोड़ा में है, तो यहाँ से हमें पता चलता है, जो यहाँ पर मूर्तियाँ मिली है और मंदिर मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि शकों ने भी यहाँ पर शासन किया है। फिर शक संवत का यहाँ पर शुरू हुआ था और शकों को पूरी तरह से समाप्त किया था कुषाणों ने। फिर कुषाणों ने क्या करा था, कुषाणों ने समाप्त किया था। फिर जो यहाँ पर जानकारी मिलती है कुषाणों के बारे में, गोविषाण हो गया और आपका ये गोविषाण ऋषिकेश हो गया और आपका कोटद्वार यानी कि मोरध्वज, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। फिर जो कुषाण शासक था, तो यहाँ पे जो कनिष्क था, ये सबसे यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर इनका शासक था।
अब देखो कुषाणों के साथ साथ यहाँ पर समकालीन चल रहे थे योद्धे राजवंश वाले। तो बड़वाला जो यज्ञ वेदिका है जो कि विकासनगर देहरादून में स्थित है, तो इसका जो निर्माण कराया सिलवर्मन ने कराया और ये भी योद्धे शासक माना जाता है। और फिर उसके बाद कर्तपुर राजवंश जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या था, कुणिंद भी जिंदा थे। फिर इनको पूरी तरह से खत्म करते कौन, नागवंशी 5वीं शताब्दी में। अब प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी जो कविता हरिसेन उसके द्वारा रचित है और यहाँ पर उसने गुप्त काल के बारे में जानकारी दी है। और फिर जो नाग राजवंश है ये क्या करता है, 5वीं शताब्दी में जो कर्तपुर राजवंश था उसको समाप्त करके उत्तराखंड पर अधिकार कर देता है। फिर नागों को मौखरी राजवंश जो है 6वीं शताब्दी में क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। और ग्रहवर्मा कन्नौज के मौखरी जो शासक था उसकी हत्या करके हर्षवर्धन फिर जो उत्तराखंड है उसको अपने अधीन कर देता है। अब हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहता है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहता है। और इसके शासनकाल में विंसन नाम का एक चीनी यात्री आया था और हर्षचरित जो है तो बाणभट्ट के द्वारा ये रचित है। तो यहाँ पर इसके शासनकाल का विवरण देती है। विंसन जो चीनी यात्री था इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत और उत्तराखंड की यात्रा करी थी और पोली हिमोपोलो हिमसन के द्वारा उत्तराखंड ब्रह्मपुर के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। और कार्तिकीपुर राजवंश का जो शासनकाल शुरू होता है 700 ईसा पूर्व से लेकर 300 वर्षों तक इनका शासनकाल रहता है। और जो कार्तिकीपुर राजवंश है वसंत देव इसके संस्थापक माने जाते हैं। उत्तराखंड का स्वर्णकाल इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है क्योंकि इसमें वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई थी। अब जो यहाँ पर कार्तिकीपुर राजवंश है तो पहला परिवार तो वसंत देव का परिवार ही माना जाता है। उसके बाद जो दूसरा परिवार माना जाता है खरपड़देव वंश को माना जाता है। इसके बाद जो यहाँ पर खरपड़देव वंश की स्थापना करी थी ये खरपड़देव ने करी थी। और इसका जो अंतिम शासक रहता है ये खरपड़देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज रहता है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है बागेश्वर का जो वहाँ पर से हमें लेख मिला है उससे हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद निम्बर वंश के यहाँ पर तीसरा परिवार रहता है कार्तिकीपुर राजवंश का। तो निम्बर वंश की शुरुआत किसने करी थी, निम्बरदेव ने करी थी। अब इसकी जो जानकारी हमें मिलती है कहाँ से मिलती है, पांडुकेश्वर का जो यहाँ पर ताम्रपत्र मिला है, पांडुकेश्वर का जो यहाँ पर लेख मिला है तो वहाँ से हमें निम्बर वंश की जानकारी मिलती है। तो निम्बर वंश में देखो निम्बर वंश की शुरुआत करता है निम्बरदेव और उसके बाद फिर इष्टगण देव आता है, फिर ललित सूर्यदेव आता है, ललित सूर्यदेव के बाद भूदेव आता है जो कि निम्बर वंश का अंतिम शासक था और इसने क्या करा था, वैष्णव मंदिर के निर्माण में सहयोग करा था। उसके बाद कार्तिकीपुर राजवंश का जो अंतिम परिवार आता है सलौलादित्य वंश जो इच्छड़देव ने इसकी स्थापना करी थी। तो फिर ये क्या था, इच्छड़देव ने इसकी स्थापना करी थी। और यहाँ पर फिर क्या होता है कार्तिकीपुर राजवंश के शासनकाल में क्या शंकराचार्य जी भी यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में, जहाँ पर ये एक मठ की स्थापना करते हैं, ज्योतिर्मठ की स्थापना जो कि बद्रिकाश्रम के नज़दीक है। फिर यहाँ पर वो 820 ईस्वी में अपनी दे दिया कर देते। तो कार्तिकीपुर राजवंश तक हमने अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिया है। और अब प्रश्न आप लोग के लें और ये जवाब आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो उत्तराखंड के प्राचीन काल को कितने भागों में बांटा गया है ये बता दिया है। उनमें कौन कौन से प्रमुख राजवंश है ये भी मैंने विस्तार से बता दिया है। कुणिंद वंश से लेकर कार्तिकीपुर राजवंश तक विस्तार से बता दिया है। आगे आने वाली वीडियोज़ जो होगी जिसमें मध्य इतिहास और जो आधुनिक इतिहास है उसे हम यहाँ पर समझेंगे। अब हमने यहाँ पे उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति कौन सी थी और उनके बारे में मुख्य जानकारी क्या है। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति कौन सी थी, कुणिंद राजवंश की थी। तो यहाँ पर इनके बारे में विस्तार से मैंने आपको बता दिया। कुणिंदों के बाद उत्तराखंड में किन शक्तियों का आगमन हुआ, शकों का हुआ, शकों के बाद कुषाणों का हुआ, कुषाणों के बाद कौन आता है, कुषाणों के बाद कौन आता है ये भी मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। जिसमें नाग आते हैं, मौखरी आते हैं, फिर हर्षवर्धन का शासनकाल आता है, फिर कार्तिकीपुर राजवंश आता है। और जो कर्तपुर राज है तो कर्तपुर राज्य किसका है, कुणिंदों का ही था जो पर्वतों में राज कर रहे थे। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या क्या होता है ये भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। एक चीनी यात्री आता है और क्या क्या होता है, ये क्या करता है, मौखरी राजवंश का जो यहाँ पर शासक रहता है ग्रहवर्मा उसकी हत्या कर देता है। और हर्षवर्धन की जो मृत्यु होती है 647 ईस्वी में होती है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है वेंशान। तो ये उत्तराखंड जिसको ब्रह्मपुर भी कहते हैं तो उसको पोली हिमोपोलो अपनी भाषा में कहता है। अब इसने जो हरिद्वार का यहाँ पे क्षेत्र बताया 20 नहीं बताया और हरिद्वार के इसने मोयूलो शब्द का प्रयोग किया। अब कार्तिकीपुर राजवंश के बारे में विस्तार से बता दिया, किस प्रकार इसके संस्थापक वसंत देव के बारे में बताया जो कि इसका प्रथम परिवार था। फिर दूसरा परिवार बताया खरपड़देव, तीसरा परिवार बताया निम्बरदेव, फिर उसके बाद निम्बर वंश, फिर चौथा जो परिवार बताया था मैंने आपको सलौलादित्य वंश जिसकी स्थापना इच्छड़देव ने करी थी। तो ये 300 सालों तक की शुरुआत में राज करते हैं। उसके बाद मध्यकाल में जो कत्यूरी शाखा होगी वो भी इन्हीं की है। तो आप जब हम मध्य शासन में जाएंगे, मध्य इतिहास में जाएंगे, वहाँ पर हम अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने पूरा अच्छे से कवर कर लिया कार्तिकीपुर राजवंश में किस प्रकार कौन आता है, शंकराचार्य जी आते हैं, फिर वो एक मठ की स्थापना करते हैं और 820 में अपना देत्याग कर देते हैं। तो कार्तिकीपुर राजवंश में पूरा आपको विस्तार से यहाँ पर बता दिया है किस वंश में कौन कौन शासक रहे, जो भी महत्वपूर्ण था वो सब विस्तार से आपको यहाँ पर समझा दिया। और शंकराचार्य जी के बारे में भी आपको विस्तार से बता दिया है। जब कार्तिकीपुर राजवंश यहाँ पर चल रहा था तो वो ये आते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हिंदू धर्म को यहाँ पर पुनः स्थापना के लिए आते हैं, फिर मठ की स्थापना करते हैं और 820 में अपने देत्याग केदारनाथ में कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे मध्य इतिहास की तरफ, फिर हम आधुनिक इतिहास के बारे में भी जानेंगे जहाँ पर गोरखा शासनकाल, फिर ब्रिटिश शासनकाल के बारे में, फिर राजवंशों के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ तक जिन्होंने कवर कर लिया वो कंटिन्यू कर लीजिए इस सीरीज़ को।